आज का वीडियो कंपनी का अर्थ और प्रकृति के संबंध में है। आज आपको हम कंपनी के बारे में कुछ समझाते हैं। तो देखिए, कंपनी का अर्थ। कंपनी शब्द अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। वास्तव में कंपनी व्यक्तियों का समूह है जो किसी समान उद्देश्य, कार्य या व्यवसाय को करने के लिए एकत्रित हुए हैं। किंतु कंपनी कानून के द्वारा कंपनी शब्द का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्टर्ड हुई है या संसद और विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई हों। संसद और विधानमंडल के द्वारा भारतवर्ष में बनाई गई मुख्यतः दो कंपनियां हैं, वह है रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो अन्य कंपनी जो अपना लेखांकन कार्य करती हैं, रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनके लेखांकन कार्य विशेष नियम कानून के द्वारा किए जाते हैं। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत का पालन दोनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन लेखांकन प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पंजीकरण हो जाता है, तो उसके सदस्यों से पृथक कानूनी अस्तित्व हो जाता है और कानून इसे वैधानिक या कृत्रिम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके कुछ अधिकार एवं दायित्व होते हैं। एक चीज, कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी अंश पूंजी हस्तांतरणिक अंशों में विभाजित होती है। इसलिए कंपनी का अस्तित्व हमेशा स्थायी होता है। कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी का प्रबंध अंशधारियों के द्वारा निर्वाचित मंडल करता है। अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित है। कंपनी का निर्माण या समामेलन या समापन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही होता है। कंपनी निर्माण के द्वारा बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए पूंजी एकत्रित करती है। कंपनी कानून में जो परिभाषा दी गई है उसमें एक सेंटेंस आता है कि कानून के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कानून के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति से आशय यह है कि जिस प्रकार हम और आप संपत्तियां खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कंपनी भी संपत्तियां खरीद सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे बेच सकती है। कंपनी का कोई फिजिकल एक्सप्रेशन, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। मतलब उसकी कोई आत्मा नहीं है कि उसे मार के गिरा देंगे या उसको मार देंगे, क्योंकि उसकी कोई आत्मा नहीं होती है। बस इतना अधिकार उसे प्राप्त है कि संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है। कंपनी यदि कानून का उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी हम पर मुकदमा कर सकती है। कृत्रिम व्यक्ति का आशय यही होता है। कंपनी अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है उसमें एक दूसरा सेंटेंस आता है, पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसके पश्चात कंपनी और कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग है। यदि कंपनी के एक सदस्य के पास कंपनी के सारे अंश भी हैं तो भी कानून की दृष्टि से इसके सदस्यों से पृथक होता है। ये सिद्धांत का प्रतिपादन सैलोमन एंड कंपनी के हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो निर्णय दिया उस निर्णय पर यह आधारित है। उसमें विवाद था कि सैलोमन एक चमड़े का व्यापारी था। उसने अपना पूरा व्यापार सैलोमन एंड कंपनी को बेच दिया था और उसके प्रतिफल के बदले उसने ऋणपत्र और अंश प्राप्त किए। ऋणपत्रों का संपत्ति पर चल प्रभाव था और उसने अपने अंश अपने पुत्र, पुत्री और पत्नियों के बीच बांट दिए थे। कुछ दिनों के पश्चात सैलोमन एंड कंपनी का समापन शुरू हो गया। कंपनी का समापन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही होता है। जब समापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो संपत्तियों को बेचकर
जो राशि प्राप्त हुई उस राशि पर सैलोमन ने अपने ऋण वसूली का दावा प्रस्तुत किया। चूंकि ऋण पत्रों पर चल प्रभाव, संपत्तियों पर चल प्रभाव था, संपूर्ण राशि उसे लेने का अधिकार था। अन्य ऋणदाताओं की रकम कहाँ से वसूल होगी? अन्य ऋणदाताओं ने ऋण वसूली के लिए कंपनी पर अपना दावा प्रस्तुत किया। सैलोमन के पास जो ऋण पत्र थे, समस्त ऋण पत्रों पर चल प्रवाह होने के कारण वसूली संपत्तियों से वसूली की ये राशि ऋण पत्रधारियों सैलोमन को दे दी गई। अन्य ऋणदाताओं को ये रकम की वसूली नहीं हो पाई। अन्य ऋणदाताओं ने और लेनदारों ने कंपनी के विरुद्ध, सैलोमन एंड कंपनी के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया। जो हाउस ऑफ लॉर्ड का निर्णय आया वो मील का पत्थर साबित हुआ। उसी निर्णय पर पृथक अस्तित्व की अवधारणा आधारित है। हाउस ऑफ लॉर्ड का निर्णय था कि कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से अलग होता है, अतः अन्य ऋणदाता कंपनी पर मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं, सैलोमन पर नहीं। अब अगला पॉइंट है शाश्वत अधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का अस्तित्व एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार से ज़्यादा स्थायी है। कंपनी की आयु कंपनी के सदस्यों की आयु पर निर्भर नहीं करती। किसी सदस्य या निदेशक की मृत्यु हो जाने पर, यहाँ तक कि सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर, दिवालियापन, रिटायरमेंट के कारण भी कंपनी की मृत्यु नहीं हो सकती। पहले ही बताया गया है कि कंपनी की आत्मा नहीं है, वह केवल उसका एक फिजिकल एक्सप्रेशन है। यह कहा जा सकता है कि कंपनी के सदस्य आए या जाएं, कंपनी सदा जीवित रहेगी। कंपनी एक नदी के समान बहती रहती है। नदी में पानी आता है, जाता है, परंतु नदी कभी नहीं रुकती। शाश्वत अधिकार का मतलब ये कि कंपनी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह निरंतर चलती रहती है, चाहे इसके सदस्य आए जाएं। मृत्यु के सदस्यों की मृत्यु के पश्चात भी, रिटायरमेंट के पश्चात भी कंपनी निरंतर चलती रहती है। एक उदाहरण के लिए कि कंपनी की तुलना एक राजा से की जा सकती है। राजा के बारे में कहा जाता है कि राजा की मृत्यु हो गई और राजा लंबे समय तक जीवित रहे। राजा आए या जाएं, किंतु राजा का पद हमेशा जारी रहेगा। इसी प्रकार से कंपनी के सदस्य आए या जाएं, किंतु हमेशा वह चालू रहेगी। एक कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, इसकी मृत्यु भी मतलब समापन भी कानून के द्वारा ही होगी, लेकिन इसकी कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। फिर इसके एक पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन सील, सार्वमुद्रा। कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा होती है। चूँकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, वह स्वयं कार्य नहीं कर सकती, इसलिए इसे प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करना पड़ता है। कंपनी के निदेशक कंपनी की ओर से अनुबंध करते समय अपने हस्ताक्षर के साथ कंपनी को सार्वमुद्रा को अनुबंध पर लगाते हैं और कंपनी के हस्ताक्षर के समान मानी जाती है। मतलब जब कंपनी के निदेशक कोई विशेष एग्रीमेंट करते हैं, अनुबंध करते हैं, तो वो हस्ताक्षर की जगह कंपनी की कॉमन सील होती है, उस सील का प्रयोग करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि मोहर, जैसे आप कभी प्रमाण पत्र सर्टिफाइड कराना होता है, तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, राजकीय अधिकारी जो होते हैं, वो आपकी सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर के साथ साथ एक मोहर भी लगाते हैं। तो कॉमन सील वही है। क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो वो अपने नाम से कारोबार करती है, लेकिन नाम के साथ साथ वो कॉमन सील का भी प्रयोग करती है।